हेलो वेलकम इन एक स्टडी। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज हम देखेंगे मैथ्स क्लास 12th की जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 11 to 16 का सॉल्यूशन। और इससे पहले की वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से उनको देख सकते हैं। इसके अलावा ही एक स्टडी का जो एंड्रॉयड ऐप है वो प्ले स्टोर पर लॉन्च हो चुका है, तो आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। यहाँ पर देखो, इस चैनल के अलावा जो बाकी के चैनल्स हैं जहाँ पर मैं पढ़ाता हूँ, अगर आप उन पर विजिट करना चाहते हैं तो जो कम्युनिटी पोस्ट के बगल में चैनल्स वाला सेक्शन है, ठीक है, यहाँ पे आपको वो सारे लिंक्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखो जो क्वेश्चन नंबर 11 है, पहले इसको आराम से समझते हैं कि इसमें क्या बोला गया है, फिर बात करेंगे इसके सॉल्यूशन की। ठीक है, यहाँ पे बोला गया शो दैट द रिलेशन आर इन सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन गिवन बाई आर इज इक्वल टू पी कोमा क्यू such that distance of point P from the origin is same as the distance of the point Q from the origin is an equivalence relation। अभी यहीं तक पढ़ो, ठीक है। पहले इतना कर लेते हैं, फिर आगे जो बोला गया वो हम बाद में देखेंगे। अभी जो इतना मैंने पढ़ा इसका मतलब समझो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक रिलेशन है, ठीक है, रिलेशन R जो कि इन सेट A डिफाइंड है। इन सेट A का मतलब फ्रॉम A टू A, ठीक है। A क्या है, जो यहाँ पर A है ना, ये है सेट ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन, ठीक है, आप लिख लेना। मतलब जो सेट है A वो पॉइंट्स का सेट है, उसमें पॉइंट्स का कलेक्शन है। जितने भी किसी प्लेन पे पॉइंट हो सकते हैं वो सब के सब सेट A के अंदर मौजूद है। ठीक, अब जो अपने रिलेशन डिफाइंड है वो किस तरह से डिफाइंड है, जो अपने रिलेशन डिफाइंड है वो इस तरह से डिफाइंड है कि इसमें दो पॉइंट्स आएंगे, एक पॉइंट P एक पॉइंट Q, ठीक है, पी क्यू आएगा। कब आएंगे दोनों पॉइंट इस रिलेशन में, जब ओरिजिन से पी का डिस्टेंस जितना आता है उतना ही क्यू का डिस्टेंस आता है। मतलब समझ लो ये अपना ओरिजिन है, ओरिजिन को अगर मैं ओ बोलूं, अब यहाँ पे मान लो कोई पॉइंट पी है, ठीक है, ये मान लो एक्स यूनिट्स पे है, तो अगर कोई पॉइंट क्यू ओरिजिन से एक्स यूनिट पे ही होगा, मान लो एक्स किलोमीटर या एक्स मीटर, ठीक है, तभी P और Q इस रिलेशन में आएंगे। मतलब ओरिजिन से इनका डिस्टेंस सेम होना चाहिए। तो जो इन्होंने लंबी सी कहानी लिखी है डिस्टेंस ऑफ दिस दिस दिस, इसी को अगर मैं शॉर्ट में लिखूं तो P और Q तब आएंगे जब O मान लिया ओरिजिन है, तो ओरिजिन से P का डिस्टेंस बराबर आ जाए ओरिजिन से Q का डिस्टेंस। समझ में आ गया? उसी चीज को मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिख दिया। ठीक है, मैं यहाँ मेंशन भी कर देता हूँ, हेयर OP इज डिस्टेंस, ताकि हमें बार बार ना लिखना पड़े यार। बार बार मैं OP और OQ ऐसे तरह से यूज करूंगा। OP इज डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन O एंड पॉइंट P, ठीक है। इसी तरह से OQ इज डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन O एंड पॉइंट Q। समझ में आ गया? मतलब फिर से समझ लो, रिलेशन है कि इसमें दो पॉइंट पी क्यू आएंगे अगर P का डिस्टेंस ओरिजिन से और Q का डिस्टेंस ओरिजिन से सेम है, मतलब इक्वल है। ठीक है, अब हमें ये इक्विवेलेंस रिलेशन दिखानी है। इक्विवेलेंस रिलेशन का क्या मतलब होता है, ऐसी रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। तो पहले रिफ्लेक्सिविटी की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी की बात करते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने आपको क्या समझाया था, याद करो पिछली वीडियोस में, कि कोई भी एलिमेंट x अगर सेट A से बिलोंग करे, जहां से ये डिफाइंड हुई है, ठीक है, रिलेशन, तो इसका डबलेट यानी x, x भी रिलेशन में होना चाहिए। यही समझाया था मैंने आपको, तब ये रिफ्लेक्सिव होगी। तो इस केस में क्या करेंगे हम, इस केस में मतलब यहाँ दोनों, जैसे x, x आता था तो यहाँ पे दोनों पॉइंट सेम होने चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एज फॉर ऑल पॉइंट्स P बिलोंग्स टू सेट A, जितने भी पॉइंट P सेट A से बिलोंग करते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द पॉइंट P हमेशा इक्वल होगा डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द पॉइंट P। मतलब सेम चीज लिख दी मैंने, P से P का डिस्टेंस तो बराबर ही होगा। ठीक है, मतलब सेम चीज लिख दी मैंने, ओरिजिन से P का डिस्टेंस, ओरिजिन से P का डिस्टेंस, दोनों एक ही चीज लिखी है तो बराबर तो होंगी यार, सेम चीजें बराबर ही होती हैं। ठीक है, तो जैसे ही ये हुआ तो हम क्या बोल सकते हैं, इसका मतलब है P, P बिलोंग्स टू रिलेशन। समझ में आ गई बात? मतलब यार दोनों जगह मैंने यहाँ ओरिजिन लिखा, यहाँ P लिखा, ठीक है, तो OP यहाँ भी लिखा है, OP यहाँ पे लिखा है, तो वो तो डिस्टेंस बराबर ही होंगे, सेम ही पॉइंट है।
ठीक। तो जैसे ही ये बराबर हुए भाई, अगर ये दोनों पर देखो लिख कैसे रहे हम वो समझो। यहाँ पे अगर P आ रहा है, यहाँ पे Q आ रहा है ओरिजिन से, तो यहाँ पे PQ आएगा। तो यहाँ पर P आया, यहाँ भी P आया, Q तो नहीं आया ना, तो दोनों जगह P आ जाएगा। यही लिखा है मैंने, ठीक। तो जैसे ही इतना हुआ हम बोल देंगे रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। बहुत आराम से चलेंगे इसमें हम, ठीक है, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएंगी सारी चीज़ें, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। जैसे ही ये रिफ्लेक्सिव हुआ, अब बात करते हैं सिमेट्रिसिटी की, ठीक है। कैसे करेंगे, तो आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले लेना, ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ मैं। कैसे करेंगे इसको सिमेट्रिक प्रूफ, वो देखो। देखो यार, सिमेट्रिसिटी के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि अगर ए बी रिलेशन में हो तो ये इंप्लाई करना चाहिए कि बी है, मतलब उसका उल्टा भी रिलेशन में है, ऑर्डर चेंज कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ कैसे करेंगे, यहाँ पे हम मान लेंगे लेट पी कोमा क्यू बिलोंग्स टू रिलेशन। पी कोमा क्यू कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, रिलेशन से, वेयर पी एंड क्यू बिलोंग टू सेट है, ठीक। अब अगर ये रिलेशन में है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ओरिजिन से पी का डिस्टेंस बराबर रहा होगा ओरिजिन से क्यू का डिस्टेंस, यही रहा होगा। अगर ऐसा है, ठीक है, तो अगर मैं ओ क्यू को पहले लिख दूं, ओ पी को बाद में लिखूं, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ना, सेम ही बात रहेगी, ठीक है ना। क्योंकि ये बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, तभी करेगा जब ओरिजिन से पी का डिस्टेंस ओरिजिन से क्यू का डिस्टेंस बराबर हो। इसी को ऑर्डर चेंज कर दिया, उसको पहले इसको बाद में लिख दिया। अब फिर से वही चीज़ यार, अगर यहाँ पी और क्यू है तो पहले पी फिर क्यू आएगा, ठीक। इसी तरह से यहाँ पे पहले क्यू फिर पी है, तो हम कह सकते हैं कि पहले क्यू फिर पी आएगा और ये रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना, क्योंकि इनका भी डिस्टेंस बराबर होगा। तो जैसे ये हुआ हम कह सकते हैं रिलेशन इज सिमेट्रिक, ठीक है। रिलेशन क्या हो गई, सिमेट्रिक हो गई। अब जैसे ही सिमेट्रिक हुई, एक चीज़ और रह गई, क्या, ट्रांजिटिविटी। उसको भी देख लेते हैं यार कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। देखो ट्रांजिटिविटी के लिए मैंने आपको क्या बताया था, ए बी बी सी हो तो ए सी चाहिए होता है। तो हम यहाँ पे मान लेंगे लेट पी क्यू बिलोंग्स टू आर एंड क्यू आर मान लो, चलो आर रहने दो, आर से तो हम रिलेशन को डिनोट कर रहे हैं, कन्फ्यूजन हो जाएगी। पी क्यू और क्यू एम मान लो बिलोंग्स टू आर, समझ रहे हो ना। यहाँ पर ये मैंने लिखा है, जैसे मान लो ये पॉइंट ओरिजिन है, ठीक है, ओ, और यहाँ पे मान लिया कोई पॉइंट P है, यहाँ पे मान लिया कोई पॉइंट Q है, और यहाँ पे मान लिया चलो कोई पॉइंट M है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या माना, पी क्यू बिलोंग्स टू आर। पी क्यू रिलेशन में कब बिलोंग करेंगे, जब जितना डिस्टेंस P से है उतना ही डिस्टेंस Q से है। समझ में आई बात। मान लो ये R यूनिट है तो ये भी R यूनिट होगा। तो पी क्यू रिलेशन में क्यों बिलोंग कर रहा है, क्योंकि ओरिजिन से P का डिस्टेंस बराबर है ओरिजिन से Q का डिस्टेंस। समीकरण एक या इक्वेशन एक हो गई। अच्छा, क्यू एम क्यों रिलेशन में बिलोंग करेगा, क्योंकि जितना डिस्टेंस ओरिजिन का Q से है उतना ही M से होगा। तो Q से यहाँ से R था तो यहाँ से भी R होगा। इसका मतलब ओरिजिन से Q का डिस्टेंस बराबर है ओरिजिन से M का डिस्टेंस। तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 हम ये भी बोल सकते हैं ना यार, OP ही OQ के बराबर है और OQ OM के बराबर है, दोनों में OQ आ रहा है, तो पक्की बात है OP OM के बराबर होगा। यहाँ से भी आप देख सकते हो तीनों का ही डिस्टेंस ओरिजिन से R यूनिट आ रहा है। तो जैसे ये हुआ मैं कह सकता हूँ P, M बिलोंग्स टू R, ये इंप्लाई हो गया। अब जैसे ही ये हुआ हम क्या बोल सकते हैं, रिलेशन इज ट्रांजिटिव, ठीक है। हम कह सकते हैं रिलेशन इज ट्रांजिटिव। जैसे ही रिलेशन ट्रांजिटिव हुई, सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव हम पहले प्रूव कर चुके हैं, इसका मतलब रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो अगली लाइन में आप लिखोगे एज दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एज वेल एज रिफ्लेक्सिव, तीनों ही है, दैट्स वाई दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस तक हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब आगे हमसे क्या बोला गया है, फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट P, ठीक है, जो कि ओरिजिन पे नहीं है, इज द सर्कल पासिंग थ्रू द P विद ओरिजिन एज सेंटर। क्या मतलब है, देखो यही चीज को मैं समझाता हूं, ठीक है। यहां इतना हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। देखो इस चीज से समझ लो, ये जो रफ वर्क था अब यहां समझाने में काम आ जाएगा।
ठीक है। अब हमें क्या करना है, सारे सेट ऑफ पॉइंट पी, इसको दोबारा ही मिटा के बताता हूँ, ठीक है। ये अपना हो गया ओरिजिन ओ। अब उन सारे पॉइंट्स का सेट P जो कि इससे बराबर बराबर डिस्टेंस पे या इस रिलेशन में रिलेट करते हैं, ठीक है ना। सारे पॉइंट सेट ऑफ P जो रिलेटेड है, ठीक है, सारे पॉइंट जो रिलेटेड हैं P से। भाई P से कौन से पॉइंट रिलेटेड होंगे, जैसे मतलब यहाँ पे अगर P लिखूं तो P से कौन से पॉइंट रिलेटेड होंगे, वही जो जितने डिस्टेंस पे P है उतने डिस्टेंस पे हों। जैसे अगर कोई पॉइंट Q आता है तो Q P से कब रिलेटेड होगा, जब अगर इसका डिस्टेंस R है तो इसका भी डिस्टेंस R हो। अब मान लो यहाँ M आता है तो इसका डिस्टेंस भी कितना आना चाहिए, R आना चाहिए। मतलब जितने भी पॉइंट इससे रिलेटेड होंगे सबका डिस्टेंस उतना ही होना चाहिए जितना P से डिस्टेंस है ओरिजिन का, नहीं तो वो रिलेटेड ही नहीं होंगे। तो ये सारे पॉइंट अगर आप देखोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, एक सर्कल मिलने वाला है जिसका ओरिजिन क्या होगा, मतलब सेंटर क्या होगा, ओरिजिन, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि ये सर्कल कैसे बन रहा है। बस इसी को हमें लिख देना है। हम लिखेंगे कैसे वो समझा देता हूँ एक बार। हम लिखेंगे कि जो भी पॉइंट P से रिलेटेड होगा वो उतने ही डिस्टेंस पे होगा ओरिजिन से जितना P है, यानी कि उसका डिस्टेंस OP के ही बराबर आएगा। OP को चलो R बोल दिया, यानी सबका डिस्टेंस R यूनिट होगा। तो जाहिर सी बात है क्या फॉर्म करेंगे, एक सर्कल फॉर्म करेंगे जिसका सेंटर क्या होगा O। यही चीज़ बस हमें यहाँ पे लिख देनी है, तो मैं यहाँ पे यही चीज़ लिख देता हूँ। तो यहाँ पर देखो मैंने जो अभी समझाया आपको वही लिख दिया कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर रिलेटेड टू पॉइंट P, जहाँ पे P ओरिजिन नहीं है तो जाहिर सी बात है P से वही पॉइंट रिलेटेड होंगे जो इक्विडिस्टेंट हो फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से बराबर बराबर होंगे। और कितना बराबर, कितनी दूरी पे होंगे, उनका डिस्टेंस ओरिजिन से उतना ही होगा जितना ओरिजिन से P दूरी है, ठीक है ना, ओरिजिन से जितनी P की दूरी है, ठीक। तो मतलब सबका जो डिस्टेंस है वो OP के ही डिस्टेंस के बराबर होगा। सो दे फॉर्म अ सर्कल, तो वो एक सर्कल फॉर्म करेंगे जिसकी रेडियस जो होगी वो OP जो की जो लेंथ है उसके बराबर होगी, और जो सेंटर होगा वो 0,0 यानी ओरिजिन होगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गई बात। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें क्या बोला गया है, देखो इसमें बोला गया है शो दैट रिलेशन आर डिफाइंड इन सेट ए ऑफ ऑल ट्रायंगल्स एज R इज इक्वल टू T1, T2 such that T1 is similar to T2 is an equivalence relation। तो पहले इतना करते हैं फिर आगे देखेंगे क्या लिखा है। देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पे एक रिलेशन है जो सेट A में डिफाइंड है, यानी A टू A है। A क्या चीज़ है, यहाँ पर जो A है ना वो है सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, ठीक है। अब जो रिलेशन है वो किस तरह से डिफाइंड है, रिलेशन की जो डेफिनेशन है कि इसमें एक ट्रायंगल T1 और दूसरा ट्रायंगल T2, ठीक है, ये दो ट्रायंगल्स आएंगे यदि कंडीशन है कि अगर T1 इज सिमिलर टू T2। कहने का मतलब है ऐसे दो ट्रायंगल इस रिलेशन में आ सकते हैं जो आपस में सिमिलर हों, सीधी सी बात है, ठीक। तो अब दिखाना है पहले इसको इक्विवेलेंस, तो उसके लिए पहले रिफ्लेक्सिव दिखाते हैं। तो मैंने लिखा फॉर ऑल ट्रायंगल T, मतलब कोई भी ट्रायंगल T जो इस सेट में है, ठीक है, T विल बी सिमिलर टू इटसेल्फ। भाई अपने आप के तो सिमिलर ही होगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए हमें दोनों जगह एक ही चीज़ दिखानी होती है, x x y y 1 1 2 2, इसी तरह से T है तो T ही चाहिए। तो T विल बी सिमिलर टू इटसेल्फ। भाई T खुद के ही तो सिमिलर होगा ही होगा, यानी कि T इज सिमिलर टू T, दोनों जगह सेम चीज आनी चाहिए T T, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, T, T बिलोंग करेगा R को। ये इंप्लाई हो गया कि जितने भी ट्रायंगल इस सेट में होंगे वो खुद के तो सिमिलर होंगे ही होंगे, यानी कि ट्रायंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ होगा। तो T, T हमेशा बिलोंग करेगा, ठीक है, कोमा है, वन मत समझना इसे, T, T बिलोंग करेगा रिलेशन को। जैसे ही इतना हुआ हम बोल सकते हैं रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट में बताते चलना, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव हो गई रिलेशन। अब हमें क्या करना है, सिमेट्रिक भी इसको प्रूफ करना है। चलो करके देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा सिमेट्रिक के लिए क्या चाहिए होता है, हमें ए बी पहले से एज्यूम कर लेते हैं कि है, तब बी ए लेके आते हैं। तो मतलब यहाँ ए बी की जगह चलो T1 T2 लिखते हैं। मैंने लिखा लेट T1,
T2, यानी ये रिलेशन में है। अब मुझे किसी तरह से T2 T1 लेके आना है, ऑर्डर चेंज करना है। कैसे करूँगा? पहले इसकी डेफिनेशन यूज़ करूँगा कि भाई T1 T2 कब बिलोंग कर रहे हैं, जब T1 इज सिमिलर टू T2 है, ठीक है ना। यानी कि ये वाली जो चीज़ है यही तो मुझे चाहिए, तो मैं इसको सीधा उठा के लिख दिया दोबारा से यहाँ पे, ठीक है भाई। T1 T2 में कब बिलोंग करेगा, जब T1 इज सिमिलर टू T2 होगा। तो अगर T1 T2 के सिमिलर है तो T2 भी तो T1 के सिमिलर है, ठीक है। तो यहाँ से T2 इज सिमिलर टू T1, ये भी लिख सकते हैं, हमें तो उल्टा चाहिए बस इसका, ठीक है। तो जैसे ही इतना हुआ तो हम बोल सकते हैं इसका मतलब क्या है, T2 T1 बिलोंग्स टू रिलेशन। क्यों? क्योंकि जो आपने पहले लिखा है वो यहाँ पहले आ जाएगा, जो बाद में लिखा है वो यहाँ बाद में आ जाएगा। तो इस बार पहले कौन लिखा है, T2 पहले आ जाएगा, बाद में कौन लिखा है, T1, ये बाद में आ जाएगा, हो गया, ठीक। तो जैसे ही इतना हुआ हम बोलेंगे रिलेशन इज सिमेट्रिक। बताओ और कोई दिक्कत है यहाँ तक क्लियर है? चलो इसको आप चाहो तो उतार लो या स्क्रीनशॉट ले लो यार, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, मिटा रहा हूँ। चलो सिमेट्रिक भी हो गई, रिफ्लेक्सिव तो हम पहले ही कर चुके हैं। क्या बच गया, ट्रांजिटिविटी चेक करनी है, ठीक है। ट्रांजिटिविटी चेक कर लेते हैं, उसके लिए क्या, ए बी बी सी पहले मान लेते हैं, फिर ए सी लेके आते हैं। तो मतलब यहाँ ए बी बी सी की जगह T1 T2 मान लिया की रिलेशन में है, मैंने लिखा लेट T1 T2 बिलोंग्स टू आर एंड T2 T3, मतलब ये जिस पे खत्म हुआ उससे शुरू होना चाहिए, T2, T3 बिलोंग्स टू आर। अब मुझे क्या लेके आना होगा किसी तरह से, T1 T3 कैसे लेके आऊँगा, डेफिनेशन यूज़ करके। कौन सी डेफिनेशन, जिस वजह से दोनों यहाँ पे हैं, किस वजह से हैं, T1 T2 तभी होंगे जब ये सिमिलर रहे हों। तो अगर T1 T2 है तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ T1 इज सिमिलर टू T2। भाई ये बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब T1 सिमिलर है T2 के। एंड ये क्यों है, T2 सिमिलर रहा होगा T3 के तभी रिलेशन में आ रहा है, इज सिमिलर टू T3। तो यार देखो यहाँ से देखो, मतलब यहाँ कोई एक ट्रायंगल है T1, यहाँ कोई एक ट्रायंगल है T2, यहाँ कोई एक ट्रायंगल है T3। अगर T1 T2 के सिमिलर है और T2 T3 के सिमिलर है तो यार 1 भी तो 3 के सिमिलर ही होगा, ठीक है। तो हम सीधा सीधा लिख सकते हैं इसका मतलब T1 इज सिमिलर टू T3। अब जैसे ही 1 3 आ गया हम कह सकते हैं भैया T1, T3 तो रिलेशन में बिलोंग कर गया, ये इम्प्लाई हो रहा है साफ साफ, ठीक है। तो मतलब क्या, देखो ये दोनों थे, ये आ गया, मतलब रिलेशन इज ट्रांजिटिव, लिख लेना। अब रिलेशन ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव पहले प्रूव कर चुके हैं, मतलब ये इक्विवेलेंट रिलेशन होगी, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं कि एज रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, दैट्स वाई इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, आप लिख लेना। इतना हो गया। अच्छा अब बात करते हैं थोड़ा आगे, यानी कि जहाँ तक हमने क्वेश्चन पढ़ा था उससे आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। देखो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था क्वेश्चन, आगे देखो आगे क्या कह रहा है, कंसीडर 3 राइट एंगल ट्रायंगल, T1 जिसकी साइड ये है, T2 की साइड यहाँ पे है, T3 की साइड यहाँ पे है, ठीक है। कौन कौन से ट्रायंगल T1 T2 और T3 में आपस में रिलेटेड होंगे, समझो क्या मतलब है इस क्वेश्चन का। देखो यहाँ पे हमें 3 राइट एंगल ट्रायंगल दे दिए, ये जो ट्रायंगल दिया ना इसको T1 बोल दिया, जिसकी साइड हमें बता दी है 3 4 5, 3 4 5 राइट एंगल ट्रायंगल हैं ये सारे, ठीक है। अगला ट्रायंगल T2, ठीक है, यहाँ पे एक दूसरा ट्रायंगल है T2 और इसकी साइड है 5 12 13, ये 5 यूनिट, ये 12 यूनिट, ये 13 यूनिट। और एक साइड है ट्रायंगल है T3 जिसकी साइड्स हमें बताई गई हैं, ये T3 है, इसकी साइड्स हैं 6 यूनिट, 8 यूनिट, 10 यूनिट। कौन सा रिलेटेड है, रिलेटेड का क्या मतलब है भाई, जो इस रिलेशन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर जाए, मतलब आपस में क्या है डेफिनेशन में, देखो यार आपस में सिमिलर हो। तो कौन कौन से सिमिलर होंगे, सिमिलरिटी के लिए एक सबसे फेमस रूल है एस एस एस, साइड साइड साइड, क्योंकि तीनों साइड ही तो बताई हैं, तो और कोई नियम कहाँ लग सकता है, एंगल वाली बात तो आएगी नहीं, एंगल की जिक्र ही नहीं किया गया एंगल का, ठीक है। तो जो साइड 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 से चेक करते हैं, यहाँ देखो ये 4 है, 4 का डबल कहीं ना कहीं मुझे 8 नजर आ रहा है, यहाँ 3 है, 3 का डबल ही 6 है, मतलब रेशो डबल में चल रहा है 1:2 1:2, ठीक है। 5 का डबल 10 दिख रहा है। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ इन T1 एंड T3, T1 और T3 को देखूँ तो इसकी साइड 3 है, उसकी साइड 6 है,
3/6 1/2, वही चीज़ 4/8 में है, वही चीज़ 5/10 में है। ये सारे के सारे रेशो किसके बराबर है? 1/2 के ही तो बराबर है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं बाई साइड 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 सिमिलरिटी, बाई साइड 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 सिमिलरिटी ट्रायंगल T1 इज सिमिलर टू ट्रायंगल, इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, T1 इज सिमिलर टू T3। T1 T3 के सिमिलर हो गया, इसका मतलब T1 इज रिलेटेड, T1 रिलेशन में आ जाएगा ना, बस हमें ये लिखना रिलेटेड है कि नहीं। T1 इज रिलेटेड टू T3, यानी कि T1 T3 रिलेटेड है। ये तो नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, ये नहीं हो पाएगा। तो चलो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो यार, अगले क्वेश्चन में क्या है, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स, मतलब कोई सेट ए है, याद रहे आपको, कोई सेट ए है जो है सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स, सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स, ठीक है। जो रिलेशन वो डिफाइंड कैसे है, रिलेशन आर इज डिफाइंड एज P1, P2, रिलेशन में पॉलीगन 1 और पॉलीगन 2 आएंगे। कब आएंगे? कंडीशन है इफ P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड, यानी कि अगर P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, यानी कि जितनी साइड्स P1 के पास है उतनी ही साइड्स P2 के पास है, तभी ये रिलेशन में आएंगे। रिलेशन कहाँ से कहाँ डिफाइंड है? A टू A। ए क्या चीज़ है? सेट ऑफ पॉलीगन्स। पॉलीगन्स हम समझते हो गए, जैसे ट्रायंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, पेंटागन हो गया, हेक्सागन हो गया, ये सब क्या है? पॉलीगन्स हैं, यानी कि लाइन सेगमेंट से क्लोज फिगर जो बनती है उसको हम पॉलीगन बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर जैसे अगर मैं बात करूँ कि मैंने यहाँ पे बना दिया एक रोम्बस और मैंने एक बना दिया स्क्वायर। अब रोम्बस और स्क्वायर दोनों के पास नंबर ऑफ साइड बराबर है ना, 4 तो ये दोनों इस रिलेशन में आएंगे, ये कहने का मतलब है। मतलब मान लो P1 पॉलीगन 1 एक रोम्बस है और P2 एक स्क्वायर है, हमें मतलब किससे है? इसमें सेम नंबर ऑफ साइड होना चाहिए, तो भैया इसके पास भी 4 साइड होती है, इसके पास भी 4 साइड होती है, रिलेशन में आ जाएगा। इसी तरह से मैं 2 ट्रायंगल लूंगा, दोनों के पास 3 साइड है, दोनों ट्रायंगल रिलेशन में आ जाएंगे। मतलब ऐसे हमें यहाँ पर पॉलीगन्स चाहिए जिनकी साइड्स बराबर हों। अब मुझे क्या करना है? मुझे दिखाना है कि ये रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। कैसे दिखा सकता हूँ? बहुत आसानी से। देखो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे फॉर ऑल पॉलीगन्स P जो कि सेट A में बिलोंग करेंगे। मैंने कहा कोई सा भी पॉलीगन उठा लो यार, इस सेट से तुम कोई भी पॉलीगन उठा लो। पहले रिफ्लेक्सिव चेक कर रहा हूँ मैं, तो रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा? जैसे x बिलोंग करता है A से, तो मुझे x, x रिलेशन में लाना होता। ऐसे ही यहाँ पे P बिलोंग कर रहा है, मुझे P, P लाना होगा। अब P, P कहने का मतलब क्या है कि भैया P के पास खुद के जितनी तो साइड होंगी ना, तो मैं बोलूंगा P हैज सेम नंबर ऑफ साइड्स टू इटसेल्फ। P के पास सेम नंबर ऑफ साइड होगी ना, खुद के तो सेम ही होगी। जैसे मैंने P को समझ लो, आगे एग्जांपल समझाओ तो कोई ट्रायंगल बोला और एक जो ट्रायंगल है उस ट्रायंगल की 3 साइड होंगी। अब यहाँ पर भी खुद के तो बराबर ही होगा ना, ट्रायंगल की साइड 3 है तो ट्रायंगल की साइड ट्रायंगल के बराबर ही होंगी 3, ठीक। तो मतलब क्या? P, P बिलोंग्स टू R, क्योंकि कोई सा भी पॉलीगन उठाएंगे उसके पास खुद के जितनी ही साइड होंगी, ठीक है। तो P के पास जितनी साइड है उतनी साइड्स P के पास हैं, क्योंकि दोनों सेम चीजें हैं, ठीक। तो ये बिलोंग कर गया। अगर मान लो P एक क्वाड्रिलेटरल होगा तो यहाँ पर भी तो P लिखा है, ये भी क्वाड्रिलेटरल होगा, तो मतलब दोनों के पास 4 साइड होंगी, फिर से बराबर आ गया। अगर P आप पेंटागन ले रहे हो तो यहाँ पे पेंटागन मतलब यहाँ पर भी P लिखा है, मतलब पेंटागन ही है, तो यानी दोनों के पास 5 साइड है। समझ में आ गया लॉजिक? तो जैसे इतना हुआ हम बोल सकते हैं रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। चलो भैया रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। अब क्योंकि इक्विवेलेंस प्रूफ करना है तो इसे तीनों ही प्रूफ करना पड़ेगा। सिमेट्रिसिटी की बात करते हैं। सिमेट्रिसिटी के लिए क्या, पहले ए बी मान लेते हैं। तो यहाँ पे ए बी ना बोल के मैं P1 P2 बोल रहा हूँ। P1 P2 मैंने मान लिया कि रिलेशन में है। अगर ऐसा है तो कब है ये रिलेशन में, क्यों होंगे रिलेशन में भाई?
अगर ये रिलेशन में है तो तभी तो होंगे जब जितनी साइड P1 के पास है उतनी साइड P2 के पास हो, क्योंकि अगर साइड्स अलग अलग होती तो रिलेशन में ही क्यों होते। ठीक है, तो हम बोलेंगे अगर P1 P2 रिलेशन में है तो इसका सीधा सा मतलब है कि भैया ये लाइन चिपका दो यहीं पे कि P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। अगर ऐसा है तो जितनी साइड P1 के पास है अगर उतनी P2 के पास है, तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि जितनी P2 के पास है उतनी P1 के पास है। ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ना। जैसे ही इतना हुआ हम बोल सकते हैं इसका मतलब भैया कि P2 P1 बिलोंग्स टू R। जो भी था ऑर्डर चेंज हो गया, रिलेशन में है, इसका मतलब रिलेशन इज सिमेट्रिक। यहां तक ठीक है। चलो अब ट्रांजिटिव है या नहीं इसको चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिव के लिए क्या चाहिए होता है, ए बी बी सी चाहिए होता है, फिर हम ए सी लेके आते हैं। तो ऐसे यहाँ पे P1 P2 P2 P3 फिर P1 P3 लेके आएंगे। तो मैंने क्या लिखा, लेट P1 P2 बिलोंग्स टू R एंड P2 P3 बिलोंग्स टू R। ठीक है, याद रहे ये P2 है। ठीक है, अगर ये ऐसा है तो इसका कब होगा ऐसा, भाई ऐसा तभी तो सकता है। अच्छा, P1 P2 क्यों है रिलेशन में, क्योंकि जितनी साइड P1 के पास है उतनी P2 के पास रही होंगी, मतलब ये लाइन चिपकानी है अपने को। ठीक है, और P2 P3 क्यों है, क्योंकि अब इसके बदले में लिख रहा हूँ P2 P3 क्यों है, क्योंकि P2 के पास P3 जितनी साइड होंगी, यानी कि P2 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। अब जरा ध्यान देना, P1 के पास जितनी साइड हैं उतनी ही साइड P2 के पास हैं, और P2 के पास जितनी साइड्स हैं उतनी ही साइड P3 के पास है। मतलब P1 के पास जितनी है उतनी ही P3 के पास है। ऐसा नहीं समय तो एज्यूम कर लो, मान लो P1 के पास 5 साइड है तो P2 के पास भी 5 साइड रही होंगी। अब क्योंकि P3 के पास भी P2 जितनी है, मतलब इसके पास भी 5 रही होंगी, तो इसके पास भी 5 और 5 ही तो है। ठीक, तो इसका मतलब क्या है यार, P1 P3 बिलोंग्स टू रिलेशन। जैसे ये इतना हो गया, ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी हो गई। अब जैसे ही ये ट्रांजिटिव भी हो गई, हम बोल सकते हैं दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस, क्योंकि रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो पहले ही प्रूफ हो गया था। तो मतलब इक्विवेलेंस हो गया, आप लिख लेना दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। चलो अब कहानी में आगे चलते हैं। आगे मतलब इसमें थोड़ा और भी पूछा हुआ है। इक्विवेलेंस रिलेशन तक हमने पढ़ लिया था, इसके बाद क्या बोल रहे हैं लोग, व्हाट इज द set of all element in set A related to right angle triangle T with side 3, 4, 5। ठीक है, मतलब कोई राइट एंगल ट्रायंगल है भैया जिसकी साइड है 3 यूनिट 4 यूनिट 5 यूनिट। ठीक है, इसके रिलेशन में कौन कौन आएगा, तो हमें इसकी साइड की लंबाई चौड़ाई क्या है फर्क नहीं पड़ता, सिमिलर थोड़ी दिखाना है, हमें बस गिननी है। भाई ट्रायंगल में 3 ही साइड होंगी, तो यानी वो सारे चीज़ें जिनके पास 3 साइड हो और पॉलीगन हो वो इसके रिलेशन में होंगे। तो हम बोलेंगे सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। क्योंकि यार कोई भी ट्रायंगल ले लो, नंबर ऑफ साइड तो 3 ही होंगी, इसके पास भी 1 2 3 साइड है, तो नंबर ऑफ साइड बराबर है, तो ये जो सेट दिया गया है इससे रिलेट कर जाएगा ये। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल। कोई भी ट्रायंगल उठा लो, यानी बस कंडीशन ये है कि 3 साइड होनी चाहिए, तो 3 साइड ट्रायंगल के पास ही तो होंगी यार। ठीक, अगला देखो, अगला क्वेश्चन भी इजी है। क्या बोला गया इसमें, इसमें कह रहा है लेट एल बी सेट ऑफ ऑल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन। मतलब एक्स वाई प्लेन है, 2 डायमेंशन की बात की गई है, जिसमें एल जो है वो सेट है। ठीक है, लाइंस का एल क्या है, लाइंस का सेट है। आर बी दी रिलेशन इन एल डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू L1, L2 वेयर L1 इज पैरेलल टू L2, सो दैट रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। पहले यहीं तक पढ़ते हैं। ठीक है, फिर से समझा दो एक बार क्वेश्चन में अगर आपको, तो देखो यार यहाँ पे कह रहा है कि एक रिलेशन है जो सेट L2L डिफाइंड है एक्स वाई प्लेन में, और जो रिलेशन है ना वो किस तरह से डिफाइंड है, रिलेशन में 2 चीज़ें आती हैं, लाइन L1 लाइन L2। कब आती है, इफ लाइन L1 इज पैरेलल टू लाइन L2।
ठीक है। अच्छा, एल जो सेट है ये क्या चीज़ है? सेट ऑफ ऑल लाइंस, सेट ऑफ ऑल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन। ठीक है, समझ में आ गया। एल है सेट ऑफ ऑल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन। रिलेशन एल टू एल डिफाइंड है। रिलेशन की डेफिनेशन है कि वो लाइंस यहाँ पे आएंगी रिलेशन में जो आपस में पैरेलल हो। तो यहाँ पे हम बोलेंगे, पहले रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? फॉर ऑल लाइंस एल डैश मान लो, जो कि बिलोंग करती हैं इस सेट एल में। तो इतना तो पक्का है, एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। हमें क्या पता है? एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। हर लाइन खुद के ही तो पैरेलल होती है, यानी एल डैश जो लाइन है ये भी पैरेलल रही होगी एल डैश के। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि अगर ये दोनों लाइन, जो भी दो लाइन पैरेलल होंगी वो यहाँ लिख दो। तो ये दो पैरेलल है, हालांकि ये सेमी लाइन है बट हमें लिखना पड़ रहा है ऐसे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये रिलेशन में आ गया, क्योंकि हर लाइन अपने ही पैरेलल है तो एल डैश भी एल डैश के पैरेलल ही होगी, तो इसलिए बिलोंग कर गई। जैसे बिलोंग कर गई, रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव लिख सकते हो आप। ठीक है, रिफ्लेक्सिव हो गया। अच्छा, अब जरा सिमेट्रिसिटी चेक कर लेते हैं। सिमेट्रिसिटी कैसे चेक करोगे? देखो, सिमेट्रिसिटी के लिए पहले क्या करेंगे? हम लिख देंगे लेट L1, L2 बिलोंग्स टू R। कब बिलोंग करेंगे? इसका मतलब है L1 जो है पैरेलल रहा होगा L2 के। अगर L1 L2 के पैरेलल है तो इसका मतलब है L2 भी L1 के पैरेलल रहा होगा। ठीक है भाई, ये इसके पैरेलल तो वो इसके पैरेलल। इसका मतलब क्या हो गया? L2 L1 आ गया। यहाँ पे 1 पहले तो 1 लिख रहे हैं, 2 बाद में तो 2 बाद में लिख रहे हैं। यहाँ पे ऑर्डर बदल दिया, 2 पहले आ गया, यानी L2, L1 रिलेशन में रहा होगा। देखो यार, 1 2 है तो 2 1 भी हो गया। इसका मतलब रिलेशन इज सिमेट्रिक है, लिख लेना रिलेशन इज सिमेट्रिक। ठीक, चलो अब ट्रांजिटिविटी की बात कर लेते हैं भाई साहब। ट्रांजिटिविटी के लिए क्या ए बी बी सी फिर ए सी लाना होता है, या 1 2 2 3 1 3 लाना होता है। तो हम क्या बोलेंगे? लेट लाइन L1 लाइन L2 बिलोंग्स टू R एंड लाइन L2 लाइन L3 बिलोंग्स टू R। तो हम क्या बोल सकते हैं भाई? ये दोनों पैरेलल रहे होंगे तभी रिलेशन में आया, यानी L1 इज पैरेलल टू L2 एंड ये दोनों पैरेलल रहे होंगे तभी रिलेशन में आया, L2 इज पैरेलल टू L3। इसका सीधा सा मतलब है कि L1 L3 के भी पैरेलल होगा, क्योंकि दो लाइंस अगर किसी एक ही लाइन के पैरेलल हो तो आपस में पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो L1 इज पैरेलल टू L3 हो गया। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, ये लाइन L3 है। तो अगर L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, तो सीधा सीधा दिख रहा है L1 L3 के भी तो पैरेलल ही होगा। ठीक है, जैसे इतना हुआ, हम कह सकते हैं L1, L3 रिलेशन में है, तो रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव है। अब जैसे ही रिलेशन ट्रांजिटिव भी हो गई, बाकी दो चीज़ें हम पहले प्रूफ कर चुके हैं, इक्विवेलेंस हो गई। ठीक, अच्छा इसके बाद देखो क्या बोला गया। इसके बाद इस कहानी में, मतलब इस क्वेश्चन में एक और चीज़ है। ठीक है, क्या है वो पढ़ लेते हैं पहले, इसको मिटा दूँ। देखो, इस कहानी में आगे बोला गया हमसे, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू लाइन दिस। एक लाइन दी गई है हमें, ठीक है, एक लाइन की इक्वेशन दी गई है हमें। लाइन क्या है? y इज इक्वल टू 2x + 4। हमें वो सारा लाइंस का सेट बताना है जो इससे रिलेटेड हो। रिलेटेड कब होगी भाई? जब पैरेलल होगी। भाई वो सारी लाइन जो इस लाइन के पैरेलल हैं वो इस रिलेशन में आ जाएंगी। अब पैरेलल होने के लिए कॉन्सेप्ट पढ़ा था आपने स्लोप का, जिनका स्लोप बराबर होगा, ठीक है ना, अभी एक ही डायमेंशन में है ये, मतलब 2 डायमेंशन में है ये, ठीक है, एक ही प्लेन पे है ये, तो एक ही प्लेन में जिनका स्लोप बराबर है, जाहिर सी बात है वो पैरेलल होती हैं। अब स्लोप के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा था y इज इक्वल टू mx + c, याद कर लो, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्लास 11th में था। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो m, यानी m की वैल्यू क्या हो गई? 2। तो यहाँ से कंपेयर करने के लिए, ठीक है, यहाँ पे लाइन्स आर पैरेलल इफ देयर स्लोप इज इक्वल।
देयर स्लोप्स आर इक्वल। ठीक है, लाइन पैरेलल होती है अगर उनका स्लोप बराबर हो, उनके स्लोप्स बराबर हो। तो यार वो सारी लाइंस जिनका स्लोप 2 हो जाएगा वो आपस में पैरेलल ही होंगी इसके, यानी कि वो क्या हो जाएंगी, स्लोप की जगह 2 रख दो, 2x प्लस सी। मतलब x और c की जगह कुछ भी आ रहा हो फर्क नहीं पड़ता, अगर स्लोप 2 है, देखो m की जगह 2 लिख दिया, तो ये लाइन इसके पैरेलल ही होगी। तो यानी हम बोल सकते हैं सेट ऑफ ऑल लाइंस इक्वल टू दिस। ठीक है, सेट ऑफ ऑल लाइंस जो कि इसको सेटिस्फाई करेगा वो इसके पैरेलल होगा। फिर समझ लो, आपको ध्यान देना है यहाँ पर और यहाँ पर, ये दोनों लाइन हमेशा, मतलब इन सेट ऑफ लाइंस का हमेशा ये पैरेलल होंगी। क्यों, x और c चेंज कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, स्लोप क्या है 2, स्लोप क्या है 2, तो स्लोप बराबर है तो ये पैरेलल ही आएंगी। ठीक है, तो ये हो गया सेट ऑफ ऑल लाइंस। असलियत में आपकी ये जो दिख रहा है एक इक्वेशन दिख रही है, लेकिन ये बहुत सारी लाइंस को रिप्रेजेंट कर सकती है। क्यों, c की वैल्यू बदलते जाओ, x की वैल्यू बदलते जाओ, आपको अलग अलग लाइंस मिलती जाएंगी। लेकिन जब भी ग्राफ बनाओगे अगर स्लोप आपने 2 रखा है तो इसके पैरेलल ही मिलेंगी। ठीक है, यानी ये एक लाइन नहीं है, सेट ऑफ लाइंस है, क्योंकि इसमें x, y और c की वैल्यू बदल सकती है। ठीक है, चलो 15th क्वेश्चन पे आते हैं। 15th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये तो खैर एक MCQ क्वेश्चन है। ठीक है, इसको तो हम देख के ही ऐसे कर सकते हैं। चलो यहाँ पर देखो क्या है, तो अब देखो यहाँ पे बोला गया है R क्या है, एक रिलेशन है जो कि इस सेट में डिफाइंड है, और हमें रिलेशन यहाँ पे देखो बता भी दी गई क्या क्या है। अब हमें चूज करना है करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिविटी के ऊपर है ये। तो पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो यहाँ पे 1 है तो उसका डबलेट 1 1 मौजूद है, 2 है, 2 2 मौजूद है, 3 है, 3 3 भी है, 4 है, 4 4 भी है, यानी रिफ्लेक्सिव तो हो गई। अब रिफ्लेक्सिव अगर ये हो गई है, ठीक है, यहाँ पे नोट कर लो कि ये रिफ्लेक्सिव तो हो गई। ठीक है, अब आगे चेक करते हैं, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में यहाँ पे 3 ऑप्शन मिल जा रहे हैं, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव, यहाँ तो नॉट रिफ्लेक्सिव, यानी ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। इक्विवेलेंस में भी रिफ्लेक्सिव, यानी इन तीनों में से कोई आंसर होगा, ए, बी और डी में से। सी तो कैंसिल हो गया। ठीक है, अच्छा अब सिमेट्रिसिटी की बात कर लेते हैं। सिमेट्रिसिटी के लिए क्या 1 2 है तो इसका उल्टा 2 1 होना चाहिए। 2 1 है क्या, कहीं 2 1 नहीं है, यानी रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। अगर ये सिमेट्रिक नहीं है तो इक्विवेलेंस नहीं हो सकती, यानी ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। ठीक है, याद रखना सिमेट्रिक नहीं है, ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। और नॉट सिमेट्रिक, इसमें बोला गया ठीक है यहाँ पे सिमेट्रिक, यानी ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। ठीक है, ये ऑप्शन सही है, हमें ट्रांजिटिविटी को चेक ही नहीं करना पड़ता। क्यों यार, क्योंकि देखो और तो कोई ऑप्शन हो नहीं सकता यार, क्योंकि रिफ्लेक्सिव है सिमेट्रिक नहीं है, एक ही ऑप्शन है ये जिसमें रिफ्लेक्सिव है सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, तो ट्रांजिटिविटी चेक करने की जरूरत भी नहीं है। वैसे आप चेक करके देख सकते हो ये रिलेशन ट्रांजिटिव है, तो मतलब ये ट्रांजिटिव भी होगी। ठीक है, आप चेक कर लो चाहो तो, वैसे जरूरत है नहीं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन बी आएगा यहाँ पे भाई साहब, याद रख लेना, बी आ गया, ट्रांजिटिव चेक करने की जरूरत नहीं है। अब देखो जो अगला क्वेश्चन इसमें क्या है, एक रिलेशन आर है जो सेट एन में डिफाइंड है, गिवन बाय दिस, चूज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो जो रिलेशन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर में डिफाइंड है, तो आर जो है वो क्या है कि इसमें 2 चीज़ आती हैं ए और बी, सच दैट जो ए है वो b - 2 यानी b से 2 कम है, और जो b है वो 6 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो पहले देखो यार यहाँ पे हमारे काम की चीज़ क्या है, a बराबर b - 2, सबसे ज़्यादा काम की, मतलब काम का तो सारा ही है। तो यहाँ पे जो a होगा वो b में से 2 माइनस करके आना चाहिए, यानी b से 2 कम होना चाहिए। तो यहाँ पर जो देखो a कितना है 2, b है 4, तो 4 में से 2 कम करके ये आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर a b से 2 कम नहीं है तो कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी a b 2 कम है, यहाँ पे 7 और 8 ये भी नहीं है। ठीक है, यही 2 ऑप्शन है जहाँ पर जो a है वो b से 2 कम है। ठीक है ना, 6 जो है 8 से 2 कम है, 2 जो है वो 4 से 2 कम है, इन दोनों में से एक आंसर होगा। दूसरी बात, जो b है वो 6 से बड़ा होना चाहिए, b मतलब बाद वाला एलिमेंट है, तो बाद वाला नहीं 4, ये तो 4 जो है वो 6 से बड़ा नहीं होता, ये भी कैंसिल हो गया। तो यही ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, 6 से बड़ा है यार, देखो b 8 है, 6 से बड़ा है। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।